नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। शिक्षिका मनीषा मौत मामला, जल गई चिता, सुलगते रह गए सवाल, पुलिस की थ्योरी बनी पहेली। हरियाणा में 50,000 पद भरने की तैयारी, विभागों से मांगा गया खाली पदों का ब्यौरा। हरियाणा हार्टोन में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, 27 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। एस्टेट के लिए 25 व 26 को होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सभी 22 जिलों में बनाए गए केंद्र, इसके बिना नहीं आएगा रिजल्ट। हरियाणा से गुजरने वाली 8 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हुई, 3 दिन यात्रियों को होगी परेशानी। हरियाणा में नया घर बनाने वालों को सीएम की बड़ी सौगात, सस्ते हुए रेत व बजरी के दाम। फरीदाबाद से स्वर्ण मंदिर अमृतसर जाना होगा अब आसान, रोडवेज विभाग शुरू करेगा एसी बस सेवा। हरियाणा में बनेगा स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप कमीशन, सीएम का हिसार में ऐलान। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा, 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है एशिया कप। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में चीनी राजदूत बोले चुप रहे तो दबंगाई बढ़ेगी, भारत चीन प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार हैं। जीएसटी में 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे, 5% और 18% स्लैब को मंजूरी, इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। और उपराष्ट्रपति चुनाव, INDIA उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया व राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। 9 सितंबर को होगा चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन बरसात के अच्छे खासे आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और आने वाले 3 दिनों तक झमाझम बरसात देखने को मिल सकती है। आज यानी 22 अगस्त को 9 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में हल्की से मध्यम बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वहीं 23 अगस्त को अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं 10 जिलों में हल्की से मध्यम बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 अगस्त को प्रदेश के 16 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में बरसात को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। हरियाणा के भिवानी के चर्चित मनीषा केस में गुरुवार को हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे किए। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। डीजीपी ने बड़ा दावा किया कि शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था, उसका प्रत्यक्षदर्शी भी पुलिस को मिला है। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम सवाल किए जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि मनीषा के परिजनों की मांग पर ही तीसरी बार पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में करवाया गया। इससे पहले एक पोस्टमार्टम भिवानी में डॉक्टरों के बोर्ड ने किया था, तो वहीं दूसरा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में हुआ। उन्होंने कहा कि पीजीआई के डॉक्टरों व लैब की काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बस परिजनों की मांग व संतुष्टि के लिए ही दिल्ली में तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों की मांग और सरकार की ट्रांसपेरेंसी की प्रतिबद्धता की वजह से ही यह केस अब सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। मौके पर बैग से नोट पुलिस को मिल गया था, लेकिन उसकी प्रामाणिकता की जांच करने में समय लगता है। जांच के शुरू में ही सब कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते, उसकी सत्यता की जांच करनी होती है। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था, वहां के खेत मालिक के नौकर ने सबसे पहले उसे देखा था। उस लड़के ने बयान दिए हैं कि कुत्तों का एक झुंड था जो मनीषा के शव को नोच रहा था। कुत्तों को वहां से भगाकर देखा गया तो वहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद अन्य ग्रामीणों को सूचित किया गया। सीबीआई को जल्द ही केस ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद सभी सवालों के जवाब सामने होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 30 और 31 जुलाई 2025 को करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता एस्टेट परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम शीघ्र ही घोषित होने जा रहा है। परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए राज्य के सभी 22 जिलों में 25 व 26 अगस्त 2025 को यह प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिलों में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में ही अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण करवा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल फोटो युक्त पहचान पत्र एवं एडमिट कार्ड लेकर जाना साथ अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जिलों में जहां वेरिफिकेशन होनी है उन विद्यालयों की सूची व जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि केवल सूची में दिए गए अनुक्रमांक वाले ही अभ्यर्थियों द्वारा ही ये प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इन अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर इस हेतु संदेश भेजे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को लेडी टीचर मनीषा पंच तत्व में विलीन हो गई। मनीषा के शव को घर नहीं लाया गया, शव सीधा सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस में शमशान घाट लाया गया। अंतिम संस्कार के समय बेटी के पिता संजय खूब फूट फूट कर रोए और उनके चेहरे के भाव केवल यही बयान कर रहे थे कि बेटी को इंसाफ जरूर मिले। मां और छोटी बहन अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। लोगों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान मनीषा के घर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। शिक्षिका मनीषा की चिता तो जल गई, लेकिन अब भी लोगों के जहन में अनसुलझे सवाल सुलग रहे हैं, जिनका जवाब न तो पुलिस के आला अधिकारी दे पा रहे हैं और न ही पुलिस जांच। पुलिस की थ्योरी में अभी मनीषा की मौत पहले ही बनी हुई है। वहीं सिंघानी के एक कॉलेज की भूमिका पर भी परिजनों के सवाल बरकरार हैं। हालांकि मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद ढाणी लक्ष्मण के ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए हैं। मनीषा की मौत मामले में पिछले 9 दिनों से पुलिस की जांच एक पहेली बनी है, जिसमें कई ऐसे सवाल की भूल भुलैया है जहां से शुरू होकर फिर वापस नहीं पहुंच रही है। ऐसे में मनीषा के पिता संजय और दादा रामकिशन द्वारा डिगावा मंडी के एक कॉलेज की भूमिका पर उठाए गए सवाल भी दब कर रह गए हैं। परिजन कॉलेज की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते रहे, मगर पुलिस अब तक इस एंगल में कुछ भी बोलने से साफ बचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कॉलेज के बाहर पुलिस की तैनाती भी आंदोलन के दौरान रही है। मनीषा के वीरवार सुबह हुए अंतिम संस्कार में आईजी राजेश्वरी, एसडीएम मनोज दलाल, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, सुरेश कोत, भाजपा नेत्री प्रियदर्शनी, कमल प्रधान, वरुण शौरण सहित इलाके के कई संगठनों के सदस्य और ग्रामीण शामिल हुए। मनीषा के 11 अगस्त से लापता होने से लेकर 13 अगस्त को उसका शव मिलने और फिर 20 अगस्त की शाम आंदोलन खत्म होने से लेकर 21 अगस्त को मनीषा के शव का अंतिम संस्कार होने तक पुलिस केवल एक ही थ्योरी पर टिकी है। पहले भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, उसके बाद रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार और अब प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर मनीषा मौत मामले में साइंटिफिक जांच का हवाला देकर विसरा और पहले व दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों के पैनल की ओपिनियन रिपोर्ट से आत्महत्या की थ्योरी पर ही अटके हैं। हालांकि परिजन और जनता में मनीषा की मौत को लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराकर सीबीआई से उसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मनीषा का अंतिम संस्कार को लेकर बात करें तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृतका के शव को घर के बजाय सीधे शमशान भूमि लाया गया। सुबह 7:30 बजे एम्बुलेंस मृतका के शव को शमशान भूमि लेकर पहुंची, तो वहीं सुबह 7:45 पर शव को लेकर परिजन व ग्रामीणों ने अंतिम यात्रा प्रारंभ की। तो वहीं सुबह 7:55 पर छोटे भाई नितेश ने मृतका के शव को मुखाग्नि दी। सुबह 8 बजे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुबह 8:45 पर अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण और संगठनों के लोग पीड़ित के घर पहुंच सांत्वना दी। हरियाणा सरकार की तरफ से सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा के जरिए इसी साल 50,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने इसके लिए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने को कहा है। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पास अलग अलग विभागों से लगभग 10,000 पदों की मांग आ चुकी है। इनमें 5,600 सिपाहियों के पद व 750 पद स्वास्थ्य विभाग के पद शामिल है। सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षा विभाग में की जानी है। भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में 5 साल में 2 लाख रिक्त पड़े पदों पर भर्तियों का वादा किया गया है। हर साल 50,000 पदों को भरने की तैयारी है। अब सरकार अपने वादे को निभाने के लिए लग गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सरकार के सामने यह मांग रखी है कि सभी विभाग हर तिमाही आयोग के पास मांग पत्र भेजें, ताकि भर्तियों को लेकर पहले से खाका तैयार हो पाए। इसी डाटा के आधार पर सीईटी पास अभ्यर्थियों की आगे होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल तैयार किया जाता है। अगर आप भी हरियाणा प्रदेश में रहते हैं और नया घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। राज्य में अब दूसरे राज्यों से आने वाले पत्थर, गोल पत्थर और रेत बजरी पर पहले की तुलना में कम टैक्स लगने वाला है। बड़ी राहत देते हुए शुल्क में कमी की गई है। खनिज से भरे वाहनों को 100 की बजाय अब 80 रुपए प्रति टन के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना होगा। पत्थर पर रॉयल्टी को भी 100 रुपए से घटाकर 80 रुपए प्रति टन करने का फैसला लिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाली खनन सामग्री पर टैक्स दरों में 20 रुपए प्रति टन की गिरावट करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह प्रोजेक्ट राज्य का इको टूरिज्म की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है। इसे वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। इसी संबंध में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक जरूरी और अहम बैठक की समीक्षा की। इस प्रोजेक्ट को गुरुग्राम और नूंह जिलों में लगभग 10,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 2,500 एकड़ में काम शुरू होगा, जिसकी डिजाइनिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगले 2 महीने के अंदर तैयार कर ली जाएगी।
जाएगी। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। परियोजना पहले पर्यटन विभाग के अंतर्गत थी, परंतु अब इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर वन विभाग को सौंपा गया है। गुजरात की वनतारा परियोजना का दौरा भी किया गया, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट का कार्य काफी अच्छे से किया जा सके। इस प्रोजेक्ट से न केवल पर्यावरण को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी वन मित्र योजना के तहत हरित रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। इसका लाभ पर्यावरण के साथ साथ युवाओं को भी मिलने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU में स्टेट लेवल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम सैनी कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा सिलेक्ट किए गए 22 स्टार्टअप को 114.3 लाख रुपए की सब्सिडी चेक दिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में युवाओं की ऊर्जा को विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव बताया। विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा, उद्देश्य केवल व्यवसाय शुरू करना या फिर पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इसकी शुरुआत विचार से होती है कि मेरे पास कौशल क्या है और करना क्या है। ये नई विचार नई दिशा देता है। सीएम ने कहा कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप के रूप में 7वें नंबर पर है। हमने हरियाणा को स्टार्टअप का हब बनाने का संकल्प लिया है। विपक्षी गठबंधन INDIE के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन भरा। रेड्डी ने चार्जशीट में नामांकन दाखिल किया। खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, NCP SP प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। नामांकन दाखिल करने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह चुनाव केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के उस विचार से जुड़ा है जहां संसद ईमानदारी से काम करती है, असहमति का सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती है। रेड्डी ने आगे कहा कि अगर वे चुने जाते हैं तो उपराष्ट्रपति पद को निष्पक्षता, गरिमा, संवाद और शिष्टाचार के साथ निभाएंगे। रेड्डी का मुकाबला NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से है। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। बीकानेर रेल मंडल के चोरू आसलू रेलखंड पर ROB का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों तक 12 ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। 8 ट्रेन आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं 2 ट्रेनों का रास्ता परिवर्तित किया गया है। वहीं 2 ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया गया है। इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं से बचने के लिए रेलवे की तरफ से प्रभावित ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। गाड़ी संख्या 54,789 रेवाड़ी बीकानेर 28 अगस्त को रेवाड़ी से प्रस्थान करेगी और सादुलपुर तक ही संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा सादुलपुर बीकानेर के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14,891 जोधपुर हिसार रेल सेवा 28 अगस्त से जोधपुर से प्रस्थान करेगी और चूरू तक यह गाड़ी जाने वाली है। यह रेल सेवा चूरू हिसार के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहने वाली है। गाड़ी संख्या 14,892 हिसार जोधपुर रेल सेवा 29 अगस्त को हिसार के स्थान पर चूरू से प्रस्थान करेगी और बीच में कुछ स्थानों पर यह आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। इसी प्रकार अन्य ट्रेनों की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। आप वहां पर जाकर इनके बारे में डिटेल्ड जानकारी हासिल कर सकते हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हार्टून की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास और ग्रेजुएट होने चाहिए। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 9 सितंबर 2025 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 23,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने GST के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब GST के सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। लोगों को बहुत फायदा होगा। अब एक्सपर्ट के मुताबिक बात करें तो सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन,
टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी। इनके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, रेडीमेड कपड़े, 500 से 1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, HIV, TB, डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर, वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के स्लैब में आते हैं। 2 स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा। भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने अपना नया 5G गेमिंग फोन लावा प्ले अल्ट्रा 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए रखी है। लावा प्ले अल्ट्रा 5G की सेल 25 अगस्त 2025 से अमेजन और लावा के ऑफिशियल वेबसाइट से शुरू होगी। फोन पर ICICI, SBI और HDFC बैंक कार्ड से 1000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसका मुकाबला Xiaomi, Realme और Vivo के अंडर 15,000 रुपए के 5G फोन से होगा। फोन में पावर बैकअप के लिए लावा ब्लेज 33 वाट फास्ट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन को 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर 82,001 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी करीब 33 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 25,084 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 1% तक की तेजी रही। HUL, पावर ग्रिड और जोमेटो में गिरावट रही, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में तेजी और 28 में गिरावट देखने को मिली। NSE के मेटल, बैंकिंग, FMCG और ऑटो इंडेक्स में मामूली गिरावट रही। वहीं फार्मा, रियल्टी और हेल्थ केयर में तेजी रही। 24 कैरेट सोने का दाम 201 रुपए बढ़कर 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 1496 रुपए बढ़कर 1,12,690 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,09,000 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।